स्टूडेंट देखते हैं डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल दो कंडीशन पे डिफरेंट अंदाज में डिहाइड्रेशन का रिएक्शन देते हैं। अगर आप अल्कोहल को हीट करेंगे अबव 140 डिग्री, 180 डिग्री भी हो सकता है, ये 140 से ऊपर कोई भी टेम्परेचर हो सकता है, तो वो डिफरेंट अंदाज में रिएक्शन देगा। और वही अल्कोहल अगर आप 140 डिग्री या उससे कम टेम्परेचर पे हीट करेंगे तो डिफरेंट अंदाज में रिएक्शन देगा। ये तमाम डिहाइड्रेशन के रिएक्शन कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में होते हैं। तो 140 डिग्री से ऊपर क्या होगा, ये इस अंदाज में जहाँ पे OH है उसके साथ वाले कार्बन से H निकला करेगा और ये बना करेगी अल्कीन एंड वाटर। ठीक है, तो इस कंडीशन पे अल्कीन बना करती हैं। लेकिन अगर आप यही अल्कोहल 140 या उससे कम टेम्परेचर पे हीट करें कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, अब ये दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल आपस में रिएक्शन करेंगे, कंडेंसेशन का रिएक्शन होगा और इसके नतीजे में क्या बनेगा, ईथर। ये ब्लैक वाला CH3CH2 और इसके साथ ये ब्लू वाला अटैच हो जाएगा OCH2CH3, तो ये बन गया ईथर। देखें एक और टेस्ट है लूकस टेस्ट। अल्कोहल कोई भी लेके अगर आप इसमें HCl डाल दें ZnCl2 की मौजूदगी में, तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटता है, यहाँ पे R के साथ Cl अटैच हो जाएगा, अल्काइल हेलाइड बन जाएगा और ये HOH के साथ मिलकर वाटर बना देगा। ये जो अल्काइल हेलाइड होते हैं इनकी ऑयली लेयर होती है। अल्कोहल जो है बिल्कुल ना वाटर की इतना ट्रांसपेरेंट होता है और ये ऑयली लेयर बन जाएगी। लेकिन ये ऑयली लेयर अगर इमीडिएटली फ़ौरन बन गई, आपने जैसी केमिकल मिलाया फ़ौरन ऑयली लेयर आ गई, वो अल्कोहल टर्शरी हुआ करेगा। अगर ना बनी आप उसे 5 से 10 मिनट के लिए रख दें, रखने के बाद इस टाइम के बाद वो बन गई, सेकेंडरी अल्कोहल हुआ करेगा। अगर फिर भी ना बनी तो आप उसे गर्म करें, गर्म करने से अगर ऑयली लेयर बन गई तो प्राइमरी अल्कोहल हुआ करेगा। तो ये टेस्ट है टर्शरी, सेकेंडरी या प्राइमरी अल्कोहल की आपस में शिनाख्त का। अल्कोहल के यूजेस भी आप देख लीजिएगा, दो हैं, मेथानॉल और एथानॉल। मेथानॉल सोलवेंट के तौर पे यूज़ होता है पेंट्स में, वार्निशेस में, फैट्स में, ऑयल्स में, क्योंकि पेंट्स, वार्निश, फैट और ऑयल मेथानॉल में हल हो जाते हैं। ये एंटी फ्रीजिंग एजेंट के तौर पे यूज़ होता है और ये डीनेचरिंग ऑफ एथानॉल के लिए इस्तेमाल होता है। एथानॉल सॉल्वेंट के तौर पे यूज़ होता है, ड्रिंक के लिए इस्तेमाल हो सकता है बहुत से गैर मुस्लिम ममालिक में। इसके अलावा फ्यूल के तौर पे बहुत से ममालिक में इस्तेमाल हो रहा है। फार्मास्यूटिकल प्रिपरेशन, बहुत सी मेडिसिन इससे तैयार होती हैं और प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेंस उनके लिए इस्तेमाल होता है। स्टूडेंट हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन ऑफ अल्कोहल्स। तो जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज़ हो सकते हैं KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। इसके अलावा और बहुत से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी यूज़ हो सकते हैं अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में, लेकिन जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो पोटाशियम डाइक्रोमेट ही है सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में। अल्कोहल्स 3 किस्म के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी, और इनकी ऑक्सीडेशन भी डिफरेंट अंदाज में होती है। आपको इसमें ऑक्सीजन ऐड करना है, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 सल्फ्यूरिक एसिड। ऑक्सीजन इस अल्कोहल में जाके ऐड नहीं होगा बल्कि इस अल्कोहल से हाइड्रोजन को रिमूव किया करेगा। इस अल्कोहल को मैं इस अंदाज में लिख देता हूँ, CH3OH को इस अंदाज में, ताकि हमें बात ज़्यादा क्लियर हो जाए। देखें आप इसका ना CH3, ये H ऐसे बना लेते हैं इसके और इसका OH ऊपर बना लेते हैं। अब देखें ये जो ऑक्सीजन प्रोवाइड की है ये यहाँ से हाइड्रोजन को निकालेगा जो ऑक्सीजन के साथ हुआ करेगी, ये अपना बॉन्ड यहाँ पे दिया करेगी, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बना करेगा और जो कार्बन के साथ हाइड्रोजन है वो निकला करेगा। तो कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन है, कोई एक निकाल दें, जो मर्जी निकाल दें, बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास। तो जब आपने एक ये ऑक्सीजन वाला हाइड्रोजन निकाला, एक कार्बन वाला हाइड्रोजन निकाला, तो बाकी क्या केमिकल बना, HC डबल बॉन्ड OH, और साथ में क्या बना 2H और ये O के साथ मिलकर क्या बना देंगे, वाटर। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड या कीटोन बना करेंगे, साथ में वाटर बना करेगा। और ये जो ऑक्सीजन है ये किस अंदाज में ऑक्सीडेशन करवा रही है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन के अंदाज में, हाइड्रोजन निकाल रही है। अब देखें अगर आप यहाँ पे मेथानॉल की बजाय एथानॉल यूज़ कर लेते हैं या कोई भी प्राइमरी अल्कोहल यूज़ कर लें, हम एथानॉल से बना लेते हैं CH3 CH2 और ये OH। ठीक है, आपने इसमें ऑक्सीजन प्रोवाइड की, सेम कंडीशन
अब क्या होगा, ऑक्सीजन ने क्या काम करना है, इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन निकालने हैं 2, लेकिन कौन कौन से, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन वाला निकलेगा, एक हाइड्रोजन कार्बन वाला निकलेगा, और ये ऑक्सीजन कार्बन डबल बॉन्ड बना करेगा। तो ये केमिकल बन गया CH3, C डबल बॉन्ड OH, और साथ में H2O बन गया। यहाँ समझाने का मकसद ये है कि अल्कोहल में जितने कार्बन थे प्रोडक्ट में भी उतने ही कार्बन आएंगे। 1 कार्बन 2 कार्बन थे अल्कोहल में, प्रोडक्ट भी 2 कार्बन का बना, और कौन सा बना, यहाँ भी एल्डिहाइड बना था, यहाँ भी एल्डिहाइड। तो प्राइमरी अल्कोहल जब भी आप लेंगे इससे हमेशा एल्डिहाइड बनेंगे। ये हमारे प्राइमरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन मुकम्मल हुई। याद रखिएगा प्राइमरी अल्कोहल से हमेशा एल्डिहाइड बनेंगे। बहुत अहम चीज़ है, बहुत चांस है कि इसमें से क्वेश्चन बनेगा कि प्राइमरी अल्कोहल से हमेशा क्या बनेगा, ऑक्सीडेशन से एल्डिहाइड बनेंगे। अब आ जाए ज़रा सेकेंडरी अल्कोहल में। ये सेकेंडरी अल्कोहल मैंने लिखा है क्योंकि हमें ये मैकेनिज़्म तो समझ आ गया है कि जो आपने ऑक्सीजन प्रोवाइड करनी है और ये ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये ऑक्सीजन बना के देगा। इस ऑक्सीजन ने हाइड्रोजन निकालने हैं 2, कौन कौन से भाई, एक हाइड्रोजन निकलना है ऑक्सीजन के साथ वाला, एक हाइड्रोजन निकलना है कार्बन के साथ वाला। तो यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला, वो बॉन्ड यहाँ पे दिया करेगा, यहाँ से एक हाइड्रोजन निकला जो बॉन्ड साथ लेके जाया करेगा। ये दोनों हाइड्रोजन अल्कोहल के ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बनाएंगे। बाकी क्या बचा, C डबल बॉन्ड O आ गया, और C के साथ जो था वो वैसे ही रहा। C के साथ 2 मिथाइल थे ना, वो वैसे ही रहे। तो आपने देखा सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन गया भाई, ये तो कीटोन बन गया। तो अब आप याद रखिएगा, बहुत अहम चीज़ है, बार बार ये पूछी जाती है। प्राइमरी अल्कोहल से हमेशा एल्डिहाइड बनते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल से हमेशा कीटोन बनते हैं। अब आए ज़रा टर्शरी अल्कोहल पे। टर्शरी अल्कोहल में अगर आप ऑक्सीजन ऐड करेंगे सेम कंडीशन पर, तो हमने क्या सीखा था, हाइड्रोजन कौन कौन से निकलते हैं, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाला, एक हाइड्रोजन कार्बन के साथ वाला, लेकिन कार्बन पे तो यहाँ हाइड्रोजन है ही नहीं, लिहाजा इसकी ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती। आप ऑक्सीजन ऐड भी करेंगे तो इसकी ऑक्सीडेशन नहीं होगी। तो क्या इसका कोई भी रिएक्शन नहीं होगा, ऐसा नहीं है, क्योंकि आप सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ कर रहे हैं ना, और सल्फ्यूरिक एसिड एक अच्छा डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। सल्फ्यूरिक एसिड क्या काम करेगा, इस OH को निकालेगा, और OH जिस कार्बन से निकलेगा, ये अल्फा कार्बन, उसके साथ वाले हर कार्बन पे हाइड्रोजन है, साथ वाले किसी भी कार्बन से आप H निकाल दें, हम इस वाले कार्बन से H निकाल देते हैं, तो यहाँ से OH निकला, यहाँ से H, जहाँ से H और OH निकलेंगे वहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड C, CH3 एंड CH3, ये बन गई जी अल्कीन्स। तो टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, या क्योंकि वाटर बना है ना, डिहाइड्रेशन भी आप इसे कह सकते हैं, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो टर्शरी अल्कोहल ऑक्सीडाइज नहीं होते, बल्कि वो एलिमिनेशन का रिएक्शन देते हैं या डिहाइड्रेशन का, और अल्कीन बनाते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर है रिएक्टिविटी का, मेथनॉल आसानी से ऑक्सीडाइज होगा, फिर प्राइमरी अल्कोहल, फिर सेकेंडरी अल्कोहल, फिर टर्शरी अल्कोहल। टर्शरी अल्कोहल तो ऑक्सीडाइज होते ही नहीं है, ये हमने यहाँ पे साबित कर दिया। तो टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती ना, इसलिए ये ऑर्डर में सबसे लास्ट में है। क्या वजह है कि मेथनॉल और ये प्राइमरी अल्कोहल आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, क्योंकि हमने ऑक्सीडेशन का ये तरीक़ेकार समझा है कि ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन रिमूव होते हैं, कौन कौन से, ऑक्सीजन के साथ वाला जो अल्कोहल का होता है और कार्बन के साथ वाला। देखें मेथनॉल में कितने ऑप्शन हैं, एक तो ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन निकलेगा, और बाकी कार्बन के साथ वाले ज़्यादा हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है, तीनों में से कोई निकल सकता है, तो ज़्यादा ऑप्शन है ना हाइड्रोजन निकलने के, इसलिए आसानी से रिएक्शन देते हैं। इवन प्राइमरी अल्कोहल कोई और देख लें, क्या ऑप्शन था, ऑक्सीजन के साथ वाले हाइड्रोजन ने निकलना है, और कार्बन के साथ यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, 2 ऑप्शन है, यहाँ से भी निकल सकता है, यहाँ से भी, इसलिए ये रिएक्शन भी आसानी से हो जाता है। लेकिन सेकेंडरी अल्कोहल में ऑप्शन कम हो जाते हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाला एक है, ये तो सब में ही एक होता है, लेकिन कार्बन के साथ वाला यहाँ पे हाइड्रोजन एक है, बाकियों में ज़्यादा थे, तो ऑप्शन कम, रिएक्शन भी कम। और टर्शरी अल्कोहल में तो ऑप्शन बचे ही नहीं है, ऑक्सीजन के साथ वाला हाइड्रोजन तो है, कार्बन के साथ वाला हाइड्रोजन नहीं है, लिहाजा ये ऑक्सीडेशन का रिएक्शन नहीं देते। तो इसमें आपने ऑर्डर नहायत अहम है, अल्कोहल में कौन आसानी से ऑक्सीडाइज होगा वो याद करना है, प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा एल्डिहाइड, सेकेंडरी अल्कोहल से क्या बनेगा कीटोन, ये लाजमी याद करना है। स्टूडेंट क्योंकि ना ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन भी
अल्कोहल के ऑक्सीडेशन की तरह के ही रिएक्शंस हैं, लिहाजा मैं आपको साथ ही करवा देता हूँ। तो सबसे पहले ना ऑक्सीडाइजिंग एजेंट दो किस्म के हुआ करते हैं, या तो स्ट्रॉन्ग या वीक। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारी बुक में मेंशन हुए हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, पोटाशियम परमैंगनेट KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में, और डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड, ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो मेंशन किए गए हैं, टोलेंस रिएजेंट अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है, टोलेंस रिएजेंट कहलाता है। फेहलिंग सोल्यूशन अल्केलाइन क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आइन होता है। इसका फार्मूला क्यूप्रिक टार्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स, क्योंकि बड़ा फार्मूला लिहाजा बुक में मेंशन ही ना आपने याद करना है, बस आपने नाम याद करना है कि फेहलिंग सोल्यूशन अल्केलाइन क्यूप्रिक टार्ट्रेट कॉम्प्लेक्स आइन होता है। और ऐसी बेनेडिक्ट सोल्यूशन अल्केलाइन क्यूप्रिक सिट्रेट कॉम्प्लेक्स आइन होता है। इसका फार्मूला भी बुक में मेंशन ही आपने याद नहीं करना, बस आपको नाम आना चाहिए कि बेनेडिक्ट सोल्यूशन क्या है, फेहलिंग सोल्यूशन क्या है, टोलेंस रिएजेंट क्या है, उसका फार्मूला आपको याद करना है टोलेंस का। अब देखें, जो एल्डिहाइड है ना, वो तमाम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। आप स्ट्रॉन्ग यूज़ कर लें, आप वीक कर लें, एल्डिहाइड बाय ऑल दे कैन बी ऑक्सीडाइज बाय ऑल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। लेकिन जो कीटोन्स हैं, बाय ओनली स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कीटोन सिर्फ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट से ऑक्सीडाइज होंगे। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह कि ऑक्सीडेशन के रिएक्शन में एल्डिहाइड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ने टूटना होता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अपना ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है वो यहाँ पे आके लग जाता है और इसे कार्बोक्सिलिक एसिड बना करते हैं। कीटोन में ऑक्सीडेशन के अमल में कार्बन कार्बन बॉन्ड ने टूटना होता है, और कार्बन कार्बन बॉन्ड जब टूटता है तो दो पोर्शन बनते हैं, दोनों पोर्शन से बनते कार्बोक्सिलिक एसिड ही हैं। जो पोर्शन में जितने कार्बन उतने कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। लेकिन क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड के मुकाबले में, यही वजह है कि एल्डिहाइड में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से टूट जाता है, आसानी से ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। कीटोन में मुश्किल से टूटता है, मुश्किल से ऑक्सीडाइज होते हैं एल्डिहाइड के मुकाबले में। तो जो केमिकल ऑक्सीडाइज हो जाए ना, वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो आप कह सकते हैं कि एल्डिहाइड आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट देन दैट ऑफ कीटोन्स। कीटोन भी रिड्यूसिंग एजेंट है क्योंकि ऑक्सीडाइज हो रहे हैं ना, इनकी ऑक्सीडेशन हो रही है ये रिड्यूसिंग एजेंट, लेकिन एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है कीटोन के मुकाबले में। एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग है कीटोन के मुकाबले में, अगर आप रिड्यूसिंग एजेंट की या रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज की बात करें। लेकिन एक बात तो क्लियर है, चाहे एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज हो चाहे कीटोन ऑक्सीडाइज हो, बोथ एल्डिहाइड एंड कीटोन प्रोड्यूस कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन ऑक्सीडेशन। स्टूडेंट देखें, एल्डिहाइड के ऑक्सीडेशन डिटेल में देखते हैं, कीटोन के ऑक्सीडेशन डिटेल में देखते हैं। तो एल्डिहाइड में तो कोई इशू ही नहीं है, आपने एक कार्बन का लिया, ऑक्सीजन ऐड की, ये कंडीशन है, और ये ऑक्सीजन क्या करेगी, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ेगी, किसी एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड को, और यहाँ पे ये लग गया जी OH, ये बन गया फॉर्मिक एसिड। आपने एसिटल्डिहाइड लिया, ये ऑक्सीजन यहाँ पे एसिटिक एसिड बना देगी। आपने प्रोपानॉल लिया, ऑक्सीजन यहाँ पे लग जाएगी और ये प्रोपानोइक एसिड बना देगी। तो आपने देखा कि जितने कार्बन एल्डिहाइड में उतने कार्बन वाला ही कार्बोक्सिलिक एसिड बना करेगा। तो सेम नंबर ऑफ कार्बन होंगे कार्बोक्सिलिक एसिड में, लेकिन कीटोन में ऐसा नहीं है। कीटोन में क्या होगा, कीटोन में आपने कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना है। पहले तो सवाल ये है कि भाई किस कार्बन कार्बन बॉन्ड को तोड़ना है। यहाँ पे ये दो बॉन्ड होते हैं ना, कार्बोनिल कार्बन का, इस साइड पे भी कार्बन का बॉन्ड है, इस साइड पे भी कार्बन का बॉन्ड है, तो किसे तोड़ेंगे। अगर कीटोन है सिमेट्रिकल, दोनों साइड से एक जैसा है, तो कोई इशू नहीं है, जहाँ से मर्जी तोड़ दें, दो पोर्शन बना लें। लेकिन अगर कीटोन अनसिमेट्रिकल है, एक साइड से छोटा है एक साइड से बड़ा है, तब क्या करेंगे। आपने कार्बोनाइल कार्बन को हमेशा साथ रखना है छोटे वाले ग्रुप के साथ। देखिए, कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे था मिथाइल, एक साइड पे इथाइल, तो आपने कार्बोनाइल कार्बन को मिथाइल के साथ रखना है, ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे ही होता है। ये जो कार्बोनाइल ग्रुप है ना, ये इस पूरे केमिकल की माँ की तरह है, तो माँ हमेशा छोटे बच्चे को साथ रखती है। ऐसे याद रखिएगा, तो ये माँ की तरह है, तो छोटे को साथ रखेगा, बड़े को तोड़ेगा, अलग करेगा। तो ये बॉन्ड यहाँ से टूटा, इसमें देख लें दोनों साइड पे दो दो कार्बन है, जहाँ से मर्जी तोड़ दें, अब ये बराबर है, यहाँ से तोड़ दें या वहाँ से सेम केमिकल बनने हैं। लेकिन इसमें दोबारा इशू आ गया, कार्बोनाइल कार्बन के एक साइड पे कितने, दो कार्बन, एक साइड पे तीन कार्बन, तो बॉन्ड कहाँ से टूटेगा, यहाँ से। आपने स्मॉलर पोर्शन को इसके साथ रखना है,
ठीक है। तो जब आपको पता चल गया कि बॉन्ड कहाँ से तोड़ना है, तो अब जो पोर्शन बने उससे आपने क्या बना देना है, अभी 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ही बना देने हैं। ये लेफ्ट साइड पे 1 कार्बन बचा था, राइट साइड पे 2 कार्बन, आप 2 कार्बन वाले से भी कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनाएंगे। यहाँ पे देखें 2 कार्बन 2 कार्बन, दोनों से कार्बोक्सिलिक एसिड ही बनेंगे। यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे 3 कार्बन, राइट साइड पे 2 कार्बन, 1 से 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड बनाइएगा और 1 से 2 कार्बन का। यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड पे 3 कार्बन, राइट साइड पे भी 3 कार्बन, तो 3 कार्बन के आप 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बनाएंगे। तो बनते इसमें भी कार्बोक्सिलिक एसिड हैं, लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड बने हैं दे हैव लेस कार्बन देन रिएक्टेंट। देखें रिएक्टेंट में टोटल यहाँ पे 5 कार्बन थे, कार्बोक्सिलिक एसिड कौन सा बना, 3 कार्बन का 2 कार्बन का। इंडिविजुअली मैं बात कर रहा हूँ, इंडिविजुअली इनमें कार्बन कम है, इसमें कार्बन ज़्यादा थे, टोटल तो कार्बन बराबर ही होंगे ना दोनों में। कभी आपको स्मॉलर कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने हो तो फिर आप कीटोन से बना सकते हैं। अब देखें ऑक्सीजन देख लेते हैं कितने यूज़ हुए। कीटोन में 1 ऑक्सीजन हुआ करता है, लेकिन यहाँ पे टोटल ऑक्सीजन कितने यूज़ हुए, 4 लगे हुए हैं ना, 2 इसमें 2 इसमें, इसका मतलब 3 ऑक्सीजन आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा यूज़ करने पड़े। यहाँ पे देख लें 2 2 4 आपको 3 यूज़ करने पड़ेंगे, यहाँ पे देख लें 2 2 4 आपको 3 यूज़ करने पड़ेंगे, यहाँ पे देख लें 2 2 4 आपको 3 यूज़ करने पड़ेंगे। तो 3 ऑक्सीजन यहाँ पे यूज़ करने पड़ेंगे, यहाँ पे आपको 1 ही ऑक्सीजन यूज़ करना पड़ेगा। स्टूडेंट देखें हम ना कुछ प्रैक्टिस करते हैं। प्रिडिक्ट प्रोडक्ट ऑफ ईच ऑक्सीडेशन रिएक्शन। हमारे पास एल्डिहाइड कीटोन है और हम देखेंगे कौन सा केमिकल किसकी ऑक्सीडेशन से बन सकता है। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन तो नहायत ही आसान है। आप देखें जितने कार्बन है एल्डिहाइड में उतने ही कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो 2 कार्बन है ना, तो 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड यही है ना, तो ये अल्फा ऑप्शन आ जाएगा, इससे बनेगा एसिटिक एसिड। लेकिन कीटोन में इशू है, कीटोन में आपको बॉन्ड को ब्रेक करना है, लेकिन अगर कीटोन हो सिमेट्रिकल, कार्बोनाइल कार्बन को ऐसे बना लिया करें, ज़्यादा आसान हो जाएगा। दोनों साइड से बराबर है, किसी एक साइड से ब्रेक कर दें, जो पोर्शन बने दोनों से कार्बोक्सिलिक एसिड बना लेना है। तो एक बनेगा 2 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड, एक बनेगा 1 कार्बन वाला कार्बोक्सिलिक एसिड। तो देखें ये है 2 कार्बन वाला, ये है 1 कार्बन वाला, बोथ ए एंड बी, इसका डेल्टा ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे देखें ये कीटोन है अनसिमेट्रिकल, तो अब आपने ये इसमें ख़ास ख्याल रखना है कि कहाँ से बॉन्ड को ब्रेक करना है। तो आपने ये जो मिथाइल है इसे कार्बोनाइल कार्बन के साथ रखना है क्योंकि छोटा है, बड़े वाले को तोड़ना है। इस लिहाज से आप देखेंगे कि ये CH3 CH2 2 कार्बन, यहाँ भी 2 कार्बन, 2 कार्बन वाले 2 कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएंगे, तो अल्फा ऑप्शन आ जाएगा इसका, एसिडिक एसिड ही बनेगा 2 बार। यहाँ पे देख लें ये CH3 CH2 ये एल्डिहाइड है 3 कार्बन, तो 3 कार्बन वाला इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा 40। और यहाँ पे देख लें ये कीटोन है, कीटोन के दोनों साइड पे एक जैसे ग्रुप है, सिमेट्रिकल है, जहाँ से मर्जी तोड़ दें। तो एक साइड पे 2 पोर्शन, एक साइड पे 3 पोर्शन, तो 2 और 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड बनेंगे, 3 कार्बन वाले और 2 कार्बन वाले। ये 3 कार्बन वाला है, ये अल्फा एंड चार्ली बोथ ए एंड सी, इसका ये ई वाला ऑप्शन आ गया। ठीक है स्टूडेंट, साथ ही एक और चीज़ समझ लें, कीटोन जब ऑक्सीडाइज होता है, जब आप कीटोन का बॉन्ड तोड़ देते हैं तो यहाँ से ये बॉन्ड टूटेगा। तो आपने याद रखना है कि 2 कार्बन पर ऑक्सीडेशन होती है, एक कार्बोनाइल कार्बन पर ऑक्सीडेशन होती है, इससे कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। एक जो साथ में यहाँ से बॉन्ड टूटा है, इन दोनों कार्बन में से ये इथाइल ग्रुप है या कोई भी ग्रुप होगा, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, इन दोनों कार्बन में से जहाँ से बॉन्ड टूटा है उसी कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है। तो एक तो कार्बोनाइल कार्बन की ऑक्सीडेशन हुआ करेगी जब बॉन्ड टूट जाया करेगा, और एक जहाँ से बॉन्ड टूटा है उसके साथ वाले कार्बन, इस वाले कार्बन की भी ऑक्सीडेशन हुआ करेगी। या बुक में से ऐसे लिखा हुआ है कि जब बॉन्ड टूट जाता है जिस कार्बन पे कम हाइड्रोजन होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन होती है। तो देखें इसमें 3 हाइड्रोजन, इसमें 2 हाइड्रोजन, या आम जुबान में जहाँ से बॉन्ड टूटता है उसी कार्बन की ऑक्सीडेशन होती है। एक ही बात है, कम हाइड्रोजन वाले की या उसी कार्बन की जहाँ से बॉन्ड टूटे है ऑक्सीडेशन होगी, और दूसरी साइड से कार्बोनाइल कार्बन की ऑक्सीडेशन होगी। स्टूडेंट अगर आप ना ऑक्सीडेशन का ऑर्डर देखें कि कौन सा आसानी से ऑक्सीडेशन का रिएक्शन दे देता है, तो वो एल्डिहाइड है।
एल्डिहाइड के बाद अल्कोहल की बारी आती है, अल्कोहल के बाद ये कीटोन्स की बारी आती है। तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन नहायत आसानी से हो जाती है, इसीलिए वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि टोलेंस रिएजेंट है, फेलिंग सोल्यूशन है, वो भी इसे ऑक्सीडाइज कर देते हैं। और कीटोन की ऑक्सीडेशन के लिए आपको स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की ज़रूरत होती है। जिन केमिकल की ऑक्सीडेशन होती है ना, वो खुद रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। तो आप कह सकते हैं एल्डिहाइड स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, फिर अल्कोहल, और उसके बाद जो कीटोन्स हैं वो इनके मुकाबले में वीक रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। अगर आप विद इन अल्कोहल देखें तो अल्कोहल के अंदर मेथनॉल आसानी से ऑक्सीडाइज होता है, इसके बाद प्राइमरी अल्कोहल, इसके बाद सेकेंडरी, और इसके बाद टर्शरी। आप ये अल्कोहल के अंदर भी ऑक्सीडेशन का ऑर्डर ये बना सकते हैं। तो विद इन अल्कोहल मेथनॉल स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जो टर्शरी अल्कोहल है ये वीक रिड्यूसिंग एजेंट होंगे। स्टूडेंट हेलोफॉर्म रिएक्शन शुरू करते हैं। हेलोफॉर्म रिएक्शन नाम से ज़ाहिर है, इसे हेलोफॉर्म रिएक्शन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें हेलोफॉर्म बनते हैं CH3। ये आयोडोफॉर्म भी हो सकता है अगर आप आयोडीन यूज़ करें, क्लोरोफॉर्म भी हो सकता है CHCl3 अगर आप क्लोरीन यूज़ करें, ब्रोमोफॉर्म CHBr3 अगर ब्रोमीन यूज़ करें, फ्लोरोफॉर्म CHF3 अगर फ्लोरीन यूज़ करें। लेकिन ये ज़्यादातर आयोडोफॉर्म रिएक्शन ही कहलाते हैं क्योंकि आप आयोडीन यूज़ करते हैं, और इसकी वजह इसमें आयोडोफॉर्म का ख़ास येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं जो कि ये टेस्ट के तौर पे यूज़ होता है रिएक्शन। तो अल्कोहल भी रिएक्शन देते हैं, एल्डिहाइड कीटोन में से भी कुछ ये रिएक्शन देते हैं, इसलिए मैं इसे इकट्ठा ही आपको पढ़ा रहा हूँ। अल्कोहल में जब भी आपने कोई भी अल्कोहल यूज़ करना है इक्वेशन बनाने के लिए, तो आपने रेशो याद रखनी है, 4 आयोडीन यूज़ करने हैं और 6 NaOH। अगर आप ये रेशो याद नहीं करेंगे तो इक्वेशन आपसे बैलेंस कोई नहीं होगी। ठीक है, 4 आयोडीन 6 NaOH। आपने जो पहला ये मिथाइल होगा ना CH3, इससे हमेशा आयोडोफॉर्म बनाया करना है। अगर आप आयोडीन यूज़ करें, अगर आप कोई और हेलोजन यूज़ करें तो उसके मुताबिक आपने यहाँ पे हेलोफॉर्म बनाया करना है। ये पहला कार्बन तो यूटिलाइज हो गया, CHI3 बन गया। बाकी जितने भी कार्बन बचे रिमेनिंग कार्बन, आपने उससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया करना है। लेकिन जब कार्बोक्सिलिक एसिड बना करेगा तो ये चूँकि बेस है NaOH, तो फ़ौरन उसके साथ बेस मिल जाएगा और यहाँ पे एसिड आने की बजाय इसका सॉल्ट बना करेगा, तो साथ में Na लगाया करना है, कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट। ये हमारे कार्बन यूज़ हो गए, 2 कार्बन थे, एक कार्बन से आयोडोफॉर्म बना लिया, एक कार्बन से आपने ये कार्बोक्सिलिक एसिड का सॉल्ट बना लिया। बाकी जो चीज़ रिमेनिंग है उसे बनाएं। आपने NaOH यहाँ पे 6 यूज़ किए, 1 यूज़ हुआ है, बाकी 5 बचे, 5 से NaI बनाएंगे, और जितने NaI बनाएंगे उतने ही वाटर बनाएंगे। अब इक्वेशन बैलेंस हो गई। यहाँ पे देखें, पहला जो CH3 है इसे क्या बनाएंगे, CHI3 आयोडोफॉर्म। बाकी जितने कार्बन बचे R और C, 2 कार्बन बचे, RCOOH की बजाय Na लग जाएगा। ठीक है, NaOH 6 थे, इसमें से एक Na यूज़ हुआ है, 5 NaI, और जितने NaI बनेंगे उतने ही इसमें वाटर बनेंगे। तो आपको प्रोडक्ट याद होना चाहिए क्या क्या बनना है। तो असल में ये अल्कोहल के ऑक्सीडेशन का ही रिएक्शन हो रहा है, क्योंकि ये कार्बोक्सिलिक एसिड का बनना अल्कोहल से ऑक्सीडेशन का रिएक्शन है। इसका मतलब ये जो आयोडोफॉर्म है, ये हेलोफॉर्म है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ करते हैं। अब देख लें कीटोन्स या एल्डिहाइड में आपने क्या रेशो याद करनी है, आपने इसमें 3 और 4 की रेशो याद करनी है। 3 आयोडीन 4 NaOH, 3 आयोडीन 4 NaOH, 3 आयोडीन 4 NaOH। तो जो पहला CH3 होगा इसे आप बनाया करेंगे आयोडोफॉर्म CHI3। बाकी जितने कार्बन बचे हैं, यहाँ पे एक कार्बन बचा, आप उसे कार्बोक्सिलिक एसिड बनाया करेंगे वैसे ही जैसे बनाया करते हैं COOH, लेकिन आप लास्ट में Na लगा देंगे तो HCOONA, एक कार्बन वाला। बाकी देखें NaOH 4 थे, एक Na यूज़ हो गया, बाकी बचे 3 NaI बना देंगे, और जितने आपने NaI बनाने हैं उतने ही वाटर बनाने हैं, लिहाजा इसमें 3 वाटर बनेंगे, H2O। यहाँ पे देख लें, पहले कार्बन से आपने बना लिया CHI3, बाकी R और C बचे, आप बनाएंगे RCOONA, Na एक यूज़ हो गया, बाकी कितने बचे 3 NaI एंड 3 वाटर। यहाँ पे देखें CH3 से आप बनाएंगे आयोडोफॉर्म CHI3, बाकी 2 कार्बन बचे, CH3 COONA, 2 कार्बन का सॉल्ट कार्बोक्सिलिक एसिड का, 3 NaI एंड 3 वाटर। इसके बाद कौन से अल्कोहल ये टेस्ट देते हैं और कौन से एल्डिहाइड कीटोन ये टेस्ट देते हैं, ये बहुत अहम है और इसी से क्वेश्चन बनने का चांस होता है। बहुत बार क्वेश्चन इस पे से बना हुआ है। प्राइमरी अल्कोहल
सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल, अल्कोहल 3 किस्म के आपने बना लिए। प्राइमरी अल्कोहल में वाहिद एथानॉल ऐसा अल्कोहल है जो ये टेस्ट देगा, बाकी कोई प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा, ओनली एथानॉल, एथानॉल ओनली। सेकेंडरी अल्कोहल में वो अल्कोहल ये टेस्ट देते हैं जिनमें OH ग्रुप प्रेजेंट ऑन सेकेंड कार्बन, निशानी है कि OH दूसरे कार्बन पर होगा तो सेकेंडरी अल्कोहल ये टेस्ट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। फॉर एग्जांपल ये मैंने बनाया 2 प्रोपानॉल, टेस्ट दे देगा सेकेंड कार्बन पे। ये मैंने बनाया 2 ब्यूटानॉल, टेस्ट दे देगा क्योंकि यहाँ से काउंटिंग करें सेकेंड कार्बन पे। ये मैंने बनाया 3 पेंटानॉल, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। OH जिस कार्बन से अटैच है अल्फा, वो आगे 2 से अटैच है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल था। OH जिस कार्बन से अटैच था आगे 2 से अटैच था, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल था। OH जिस कार्बन से अटैच था आगे 2 से अटैच था। लेकिन ये जो 3 पेंटानॉल है ये टेस्ट नहीं देगा क्योंकि इसमें OH तीसरे कार्बन से अटैच है, जहाँ से मर्जी नंबरिंग कर लें, तो ये वाला टेस्ट नहीं देगा। ये वाला भी दे देगा, ये वाला भी दे देगा, और टर्शियरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं दिया करते। तो आप प्राइमरी अल्कोहल में देखें सिर्फ एथानॉल ही टेस्ट दिया करता है, तो आप एथानॉल को किसी भी प्राइमरी अल्कोहल से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, क्योंकि एथानॉल जब ये टेस्ट देगा तो ये आइडोफॉर्म के येलो प्रेसिपिटेट बनते हैं, तो ये येलो प्रेसिपिटेट बना करेंगे, और बाकी प्राइमरी अल्कोहल की टेस्ट नहीं देंगे। सेकेंडरी अल्कोहल में आप शिनाख्त कर सकते हैं कि OH जिसमें सेकंड कार्बन पर लगा है वो टेस्ट देंगे, और टर्शियरी अल्कोहल टेस्ट नहीं देते। एल्डिहाइड और कीटोन में कौन ही टेस्ट देता है, कौन ही टेस्ट नहीं देता। तो एल्डिहाइड में वाहिद एसिटल्डिहाइड है जो ये टेस्ट देता है, ओनली एसिटल्डिहाइड ओनली, और बाकी कोई एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देता। कीटोन में सिर्फ और सिर्फ मिथाइल कीटोन्स ये टेस्ट देते हैं, बाकी कोई कीटोन्स ये टेस्ट नहीं देते। तो मिथाइल कीटोन्स कौन से होते हैं, ऐसा कोई भी कीटोन जिसमें कम से कम एक साइड पर मिथाइल हो, जैसे ये एसीटोन है, मिथाइल कीटोन है क्योंकि दोनों साइड पे मिथाइल है। ये है 2 ब्यूटानॉन, मिथाइल कीटोन है क्योंकि एक साइड पे मिथाइल है। ये वाला देखें, ये है 3 पेंटानॉन, ये मिथाइल कीटोन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके दोनों साइड पे इथाइल ग्रुप है, मिथाइल नहीं है, तो ये वाला टेस्ट नहीं देगा, ये टेस्ट देगा, ये भी टेस्ट देगा। तो आप मिथाइल कीटोन की हायर कीटोन से शिनाख्त कर सकते हैं, आप एसिटल्डिहाइड की बाकी तमाम एल्डिहाइड से शिनाख्त कर सकते हैं, क्योंकि एसिटल्डिहाइड ये टेस्ट देगा और येलो प्रेसिपिटेट बनाएगा, बाकी कोई एल्डिहाइड ये टेस्ट नहीं देगा और कलर चेंज नहीं करेगा। स्टूडेंट, आप आइडोफॉर्म टेस्ट से किन केमिकल को शिनाख्त कर सकते हैं, तो आप एथानॉल को, मेथानॉल एंड अदर प्राइमरी अल्कोहल, बाकी तमाम प्राइमरी अल्कोहल और मेथानॉल से शिनाख्त कर सकते हैं, क्योंकि एथानॉल ये टेस्ट देगा, बाकी कोई भी प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देगा। आप एसिटल्डिहाइड को फ्रॉम अदर एल्डिहाइड, बाकी तमाम एल्डिहाइड से शिनाख्त कर सकते हैं, क्योंकि एसिटल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, बाकी तमाम नहीं देंगे। तो जो मैंने रेड किया है वो ये टेस्ट देंगे। आप मिथाइल कीटोन्स को बाकी तमाम कीटोन से शिनाख्त कर सकते हैं, क्योंकि मिथाइल कीटोन ये टेस्ट देंगे, बाकी तमाम नहीं देंगे। तो इसमें से किस अंदाज में क्वेश्चंस बन सकते हैं? पहला अंदाज देखें, विच रिएक्ट विद अल्केलाइन आयोडीन सोल्यूशन, कौन सा आयोडीन से रिएक्शन करेगा, मतलब आम जुबान में कौन सा आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा और कौन सा नहीं देगा। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास एथानॉल। एथानॉल वाहिद प्राइमरी अल्कोहल है जो ये टेस्ट देता है, ठीक है, तो एथानॉल ये टेस्ट देगा, यस। मेथानॉल ये टेस्ट नहीं देगा। 2 प्रोपानॉल, अब आप देखें 2 प्रोपानॉल कौन सा अल्कोहल है, 2 पे OH है, तो सेकेंडरी अल्कोहल है, और सेकेंडरी अल्कोहल में अगर सेकंड कार्बन पे OH हो तो ये टेस्ट देते हैं, तो ये देगा। 1 प्रोपानॉल, 1 प्रोपानॉल कौन सा अल्कोहल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, OH जिस कार्बन से अटैच है, आगे एक से अटैच है, तो प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देते एथानॉल के अलावा, सिर्फ एथानॉल देता है। एथानल, एथानल कौन सा, ये एल्डिहाइड है, ये 2 कार्बन का एल्डिहाइड है, इसे एसिटल्डिहाइड भी कहते हैं, तो एसिटल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, ये देगा। 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल, तो आप देखें 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल कौन सा केमिकल है, 2 पे मिथाइल और 2 पे ही इसके आपने OH लगाना है, ये है 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल। अब आप देखें 2 मिथाइल 2 प्रोपानॉल कौन सा अल्कोहल है, ये टर्शियरी अल्कोहल है, और टर्शियरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देते, तो ये टेस्ट नहीं देगा। दूसरा अंदाज जो कि पूछा जा सकता है,
विच पेयर कैन बी डिस्टिंग्विश फ्रॉम आइडोफॉर्म टेस्ट। हमने शनाख्त करनी है किसकी आप पेयर की डिस्टिंग्विश कर सकते हैं आइडोफॉर्म टेस्ट से, किसकी नहीं कर सकते। तो याद रखिएगा डिस्टिंग्विश करने के लिए पेयर में से किसी एक केमिकल को ये टेस्ट देना चाहिए, दूसरे को नहीं देना चाहिए। पेयर में से याद रखिएगा पेयर में हमेशा दो केमिकल होते हैं, वन मस्ट गिव, कोई एक ये टेस्ट दे, अदर मस्ट नॉट गिव, दूसरा लाजमी तौर पर टेस्ट ना दे। तो फिर आप शनाख्त कर सकते हैं। अगर पेयर में से दोनों टेस्ट दे दें या पेयर में से दोनों टेस्ट ना दें तो फिर आप शनाख्त कैसे करेंगे, पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला है जी मेथानॉल एंड एथानॉल। हम जानते हैं एथानॉल ये टेस्ट देता है, मेथानॉल ये टेस्ट नहीं देता, तो आप इन दोनों पेयर को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है एसीटोन एंड एथानॉल। भी एथानॉल भी ये टेस्ट देता है, एसीटोन मिथाइल कीटोन है ये भी टेस्ट देता है, तो आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि दोनों का येलो कलर बन जाएगा ना, तो पता कैसे चलेगा। इसमें किसी एक का बनेगा दूसरे का नहीं बनेगा, आपको पता चल जाएगा। ये है जी मेथानल एंड मेथानॉल। मेथानॉल भी ये टेस्ट नहीं देता, मेथानल एल्डिहाइड है वो भी ये टेस्ट नहीं देता, क्योंकि एल्डिहाइड मेथानल ये वाला होता है एक कार्बन का, तो एल्डिहाइड में वाहिद वो दो कार्बन वाला है एसिटाल्डिहाइड जो ये टेस्ट देता है, तो ये दोनों नहीं देंगे। आप इन दोनों को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते क्योंकि दोनों ही टेस्ट नहीं देंगे। प्रोपानॉन ये मिथाइल कीटोन है, ये टेस्ट दे देते हैं। 2 प्रोपानॉल ये सेकेंडरी अल्कोहल है, 2 प्रोपानॉल और सेकेंड कार्बन पे ये भी टेस्ट दे देते हैं, तो आप इन दोनों को भी शनाख्त नहीं कर सकते। 2 प्रोपानॉल एंड 1 प्रोपानॉल। 2 प्रोपानॉल ये सेकेंडरी अल्कोहल है, ये टेस्ट दे देते हैं, और 1 प्रोपानॉल ये प्राइमरी अल्कोहल है। प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देते एथानॉल के अलावा, तो ये टेस्ट देगा ये टेस्ट नहीं देगा, आप इनकी शनाख्त कर सकते हैं। येस दे कैन बी डिस्टिंग्विश। 1 ब्यूटानॉल एंड 2 ब्यूटानॉल। 1 ब्यूटानॉल प्राइमरी अल्कोहल है ये वाला, और प्राइमरी अल्कोहल ये टेस्ट नहीं देते एथानॉल के अलावा। 2 ब्यूटानॉल ये वाला अल्कोहल है सेकेंडरी, और ये टेस्ट दे देगा, सेकेंडरी अल्कोहल दे देते हैं अगर OH सेकेंड कार्बन पे हो, तो ये दे देगा ये नहीं देगा, लिहाजा आप इन दोनों की शनाख्त कर सकते हैं इस टेस्ट के ज़रिए। 1 ब्यूटानॉल एंड 2 ब्यूटानॉन। देखिए 1 ब्यूटानॉल तो ये टेस्ट नहीं देगा, 2 ब्यूटानॉन ये वाला केमिकल है, सेकंड पे ये कीटोन है, तो इसके ना एक साइड पे मिथाइल होता है 2 ब्यूटानॉन के, मिथाइल कीटोन ये टेस्ट देते हैं, तो ये वाला आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, एक दे रहा है दूसरा नहीं दे रहा। फॉर्मेल्डिहाइड एंड एसिटाल्डिहाइड। एसिटाल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड नहीं देते, तो आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। मेथानल एंड प्रोपानल। तो प्रोपानल ये वाला एल्डिहाइड 3 कार्बन का, ये प्रोपानल हो गया, और मेथानल 1 कार्बन का। ये दोनों ही एल्डिहाइड टेस्ट नहीं देते क्योंकि एल्डिहाइड में तो एसिटाल्डिहाइड के अलावा कोई एल्डिहाइड टेस्ट देता ही नहीं है, ये भी नहीं देगा ये भी नहीं देगा, लिहाजा आप इस पेयर को डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। स्टूडेंट देखते हैं फिनॉल के रिएक्शंस। तो फिनॉल 2 किस्म के रिएक्शन देखता है, एक में जिसमें रिंग इन्वॉल्व होगा और एक जिसमें रिंग नॉट इन्वॉल्व। ये होंगे ड्यू टू बेंजीन रिंग, क्योंकि बेंजीन पर डबल बॉन्ड होते हैं और उन पर कोई इलेक्ट्रोफाइल अटैक कर सकता है। नो डाउट डबल बॉन्ड डिलोकलाइज होता है, फिर भी अटैक तो पॉसिबल है। लिहाजा रिंग के जो रिएक्शन है वो नाइट्रेशन का सल्फोनेशन, हेलोजनेशन, हाइड्रोजनेशन, बिल्कुल वैसे जैसे कि हमने बेंजीन के पढ़े थे। इसके अलावा फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड के साथ मिलके एक पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन भी दिया करता है, बेंजीन पॉलीमराइजेशन की रिएक्शन नहीं दिया करता था। तो हम शुरू करते हैं पहले रिंग इन्वॉल्व वाले ड्यू टू बेंजीन रिंग। इसमें पहला है नाइट्रेशन। नाइट्रेशन बिल्कुल वैसे जैसे बेंजीन की थी, लेकिन बेंजीन की नाइट्रेशन पे आपको 50 से 55 डिग्री तक हीट करना पड़ता था, आपको सल्फ्यूरिक एसिड कैटलिस्ट यूज़ करना पड़ता था। लेकिन नाइट्रेशन और फिनॉल में आप ये रूम टेम्परेचर पे करवा लेते हैं विदाउट एनी कैटलिस्ट। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये OH ग्रुप का आ जाना, क्योंकि हमने पढ़ा है OH ग्रुप ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं, और जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होते हैं ये एक्टिवेटिंग होते हैं। तो अब ये रिएक्शन बेंजीन के मुकाबले में आसान हो गया है। होगा क्या? वही जो बेंजीन के साथ हुआ था, नाइट्रो ग्रुप लगा करेगा ऑर्थो पे और नाइट्रो ग्रुप लगा करेगा पैरा पे, क्योंकि OH आने वाले को ऑर्थो पे लगाता है और पैरा पे लगाता है। ये बन गया ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, ये बन गया पैरा नाइट्रोफिनॉल। और इसके साथ ही जब ये नाइट्रो ग्रुप लगा करेंगे तो वाटर यहाँ से एलिमिनेट हुआ करेंगे, तो जितने ये नाइट्रो ग्रुप लगे हैं उतने ही वाटर 2H2O ये बना करेगा। लेकिन अगर आप नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा ले लें फिनॉल के मुकाबले में और इसे हीट करें, तो अब ये जो नाइट्रो ग्रुप हैं ये ऑर्थो पैरा तमाम जगह पे लग जाएंगे। ठीक है, इसे कहा जाता है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल
या पिक्रिक एसिड इसे कहा जाता है, बहुत फेमस केमिकल है। तो ये वाला बनता है पिक्रिक एसिड कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड को फिनॉल के साथ हीट करने पे। दूसरा रिएक्शन हमारे पास है सल्फोनेशन। सल्फोनेशन में क्या होगा, जैसे बेंजीन के साथ हुआ था, आपने सल्फ्यूरिक एसिड इसमें ऐड करना है और इसे हीट करना है, तो फिनॉल का OH आने वाले को ऑर्थो और पैरा पे लगाएगा, दोनों पे। तो ये SO3H यहाँ पे लगा करता है, यहाँ भी SO3H और साथ में वाटर बना करते हैं। तो ये जो SO3H बेंजीन के साथ लग जैसे कहा जाता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। तो अब आपने बेंजीन सल्फोनिक एसिड का नाम देना है और साथ में OH को आपने सब्स्टिट्यूएंट बोलना है। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ठीक है। नोमेनक्लेचर में ये जो SO3H ग्रुप है इसे प्रेफर किया जाता है OH के मुकाबले में, लिहाजा इसकी वजह से नाम पड़ेगा बेंजीन सल्फोनिक एसिड। और OH को अब आपने सब्स्टिट्यूएंट समझना है, तो हाइड्रोक्सी बेंजीन सल्फोनिक एसिड दोनों का नाम, लेकिन पोजीशन साथ में मेंशन कर दीजिएगा। हेलोजिनेशन तीसरा रिएक्शन है। हेलोजिनेशन में क्या होगा, ये जो हेलोजन आपने फिनॉल के साथ रिएक्ट करवाए वो भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर लग जाएंगे और वहाँ से H निकल के वो जो Br है उनके साथ मिलकर HBr बना देंगे। ये रिएक्शन इस लिहाज से अहम है कि यहाँ पे जो ब्रोमीन का कलर है रेडिश ब्राउन, वो चेंज होके जो प्रोडक्ट बनता है इसके वाइट प्रेसिपिटेट बनते हैं। तो ये फिनॉल का टेस्ट है। अगर गिवन केमिकल आपको डाउट है कि फिनॉल है या नहीं तो उसमें ब्रोमीन ऐड कर दें। अगर कलर वाइट बन गया तो इट मीन्स कि वाकई फिनॉल था, ठीक है। तो अभी तक मैंने आपको जो रिएक्शन बताए ये तीन, ये रिएक्शन कौन से हुए, सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि आप तीनों रिएक्शन में देख लें, नाइट्रो ग्रुप लग रहा है, सल्फोनिक एसिड ग्रुप लग रहा है या हेलोजन ग्रुप लग रहा है। तो यहाँ से क्या निकल रहा है, यहाँ से H निकल रहे हैं जो कि वाटर बना रहे हैं या HBr बना रहे हैं। तो ये सब्स्टिट्यूशन होती है, एक ग्रुप लगा दूसरा निकल गया। और चूंकि ये बेंजीन पे हो रही है और बेंजीन पे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इलेक्ट्रोफाइल ही आएगा ना बेंजीन पे, तो ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है अभी तक हमने जो पढ़े हैं। इसके बाद एक हाइड्रोजनेशन का रिएक्शन पढ़ेंगे जो एडिशन होगी, और फिर पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन है। अच्छा, ये नंबर 4 रिएक्शन देखिएगा, हाइड्रोजनेशन। तो अगर आप फिनॉल लेके इसमें हाइड्रोजन ऐड कर दें निकल की मौजूदगी में नियर अबाउट 150 डिग्री पे, तो यहाँ पे जो 3 डबल बॉन्ड होते हैं ना बेंजीन रिंग वाले, इन तीनों डबल बॉन्ड पे हाइड्रोजन ऐड होगी और डबल बॉन्ड सिंगल हो जाएंगे। ये केमिकल बन गया साइक्लोहेक्सानोल, ये अल्कोहल बन गया, ठीक है। ये जो रिएक्शन था ये एडिशन रिएक्शन था, लेकिन कौन सी एडिशन, ये थी इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, क्योंकि हाइड्रोजन एक इलेक्ट्रोफाइल के तौर पे डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन पर अटैक कर रहा था। तो ये इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन था। हर रिएक्शन की जो नेचर है वो आपको पता होनी चाहिए। पहले 3 रिएक्शन कौन से थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और ये था इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। अब आ जाए पॉलीमराइजेशन का रिएक्शन है जिसमें फिनॉल को आपने फॉर्मेल्डिहाइड के साथ रिएक्ट करवाना है डाइल्यूट बेस की मौजूदगी में। तो क्या होगा, ये जो OH है ये अपनी जगह पे कायम रहेगा, ये जो आने वाला है कार्बन साथ में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, तो ये कार्बन से अटैचमेंट हुआ करेगी, ये ऑर्थो पे और पैरा पे, कार्बन साथ में 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये वाला ग्रुप ये अटैच हो गया फॉर्मेल्डिहाइड वाला। लेकिन ये जो जब यहाँ पे अटैच होगा तो यहाँ से हाइड्रोजन भी तो रिमूव होगा ना, वो हाइड्रोजन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाया करेगा, तो ये CH2OH बन गया। ऐसे ये वाला जैसे ऑर्थो पे लगा वैसे ही पैरा पे लगा करेगा। इसे कहा जाता है बेंजाइल अल्कोहल। तो अब आपने इसकी वजह से नाम देना है, ये है बेंजाइल अल्कोहल, और OH को आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट बोलना है, तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, और ऐसे ही आपने इसकी वजह से नाम देना है, ये है बेंजाइल अल्कोहल, और OH को आप सब्स्टिट्यूएंट बोलेंगे तो पैरा पे है पैरा हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, ये बनेगा। अगर आप ये एल्डिहाइड बहुत ज़्यादा मिकदार में लें, फिनॉल भी बहुत ज़्यादा मिकदार में, तो अब ये रिएक्शन मज़ीद बढ़ता चला जाएगा। ये जो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल बने थे ना, ये आपस में मिलना शुरू कर देंगे। फॉर एग्जांपल ये देखें CH2OH CH2OH एंड सो ऑन, ये अमल जारी रहेगा। इसका नीचे भी आप बनाएंगे, इकट्ठा बनाएंगे CH2OH, इसका भी नीचे बनाएंगे CH2OH। तो नीचे वाला फिनॉल मैंने इन्वर्टेड बनाया है, ये इनके OH ऊपर थे, इसका OH नीचे है, तो इसका आपका CH2OH इस साइड पे बनाना पड़ेगा सिर्फ ऑर्थो पे, इसका भी आप ऑर्थो पे बना लें, इसका ऑर्थो पहले दोनों पे बनाना है, इसका सिर्फ ऑर्थो पे बनाना है। बेंजीन के हर कॉर्नर पे H हुआ करते हैं, तो ये CH2OH का OH इस H के जब सामने आएगा तो यहाँ से ये रिएक्शन होगा, एलिमिनेशन ऑफ वाटर का, कंडेंसेशन का रिएक्शन होगा, और ये H और OH मिलकर वाटर बना देंगे
तो ये वाटर जब बन जाएगा तो ये CH2 इस कार्बन से अटैच हो जाएगा ऐसे ही नीचे यहाँ से भी ये बेंजीन का एक H होता है, वो निकल के वाटर बना देंगे और ये CH2 यहाँ से अटैच हो जाएगा। यहाँ भी नीचे बेंजीन का H होता है, मिलके वाटर बना देंगे, CH2 यहाँ से अटैच हो जाएगा। तो ये अमल जारी रहेगा। ये बेंजीन CH2 बॉन्ड के जरिए आपस में अटैच हो जाएंगे और यहाँ से भी अमल जारी रहेगा। तो आप इसे ना ऐसे डैश लगा के स्क्वायर ब्रैकेट में लिख लेते हैं कि ये अमल जारी रहेगा। ये पॉलीमर बन गया, इसे बैकलाइट कहा जाता है। तो बैकलाइट जो बना, इसमें बहुत से वाटर भी एलिमिनेट हुए, इसलिए नेगेटिव एन वाटर, बहुत से वाटर एलिमिनेट हुए, तो ये पॉलीमर बन गए। स्टूडेंट अब दूसरी किस्म की रिएक्शन देखते हैं जिसमें रिंग नॉट इन्वॉल्व या DO2OH ग्रुप। फिनॉल के ऊपर जो OH होता है, अब इसकी वजह से जो रिएक्शन होते हैं, सबसे पहले है सॉल्ट फॉर्मेशन, फिर है एस्टर फॉर्मेशन, फिर है रिडक्शन विद जिंक। तो सॉल्ट फॉर्मेशन में आप फिनॉल को NaOH के साथ मिलाएंगे, फिनॉल अपना H देगा, एसिड है, NaOH अपना OH देगा, बेस है, मिलके वाटर बना देंगे। और ये जो Na है यहाँ पे O के साथ लगे, इसे कहा जाता है सोडियम फिनॉक्साइड, ये एक सॉल्ट है। तो ये एसिड बेस रिएक्शन हो गया। ऐसे ही आप ना एस्टर फॉर्मेशन में फिनॉल का ये एसिड हेलाइड के साथ रिएक्शन करवा सकते हैं। जैसे आपने फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में रिएक्शन करवाया था, बेंजीन पे इसने अटैक किया था। अब कि ये यहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ से H निकलेगा और यहाँ से Cl निकलेगा, मिलके HCl बना देंगे। और ये जो ग्रुप है C डबल बॉन्ड हो, ये O के साथ अटैच हो जाएगा, OC डबल बॉन्ड हो CH3। ये केमिकल एस्टर बन गया। इस केमिकल को नाम दिया जाता है फिनाइल एसीटेट का। तो ये फिनाइल है, बेंजीन जब किसी के साथ अटैच हो जाए ना तो फिनाइल बन जाता है। और ये CH3 C डबल बॉन्ड O ये एसीटेट होता है। तो ये फिनाइल एसीटेट एक एस्टर है। ऐसे आप रिडक्शन भी करवा सकते हैं, जिंक के साथ फिनॉल लें और इसमें जिंक डाल दें, तो जिंक क्या करेगा, फिनॉल से ऑक्सीजन छीन लेगा, ZNO बना देगा, और ये जो हाइड्रोजन होगा बेंजीन फिनाइल के साथ लगे बेंजीन बना देगा। ये वाला हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच हो जाएगा ना, तो बेंजीन के H पूरे हो जाएंगे। ये रिडक्शन है क्योंकि इसमें ना ये ऑक्सीजन रिमूव हो गया है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन भी रिडक्शन हुआ करता है। तो ये भी एक रिएक्शन था जिससे आप बेंजीन बना सकते हैं फिनॉल से। स्टूडेंट आपने तमाम रिएक्शन देखे जिसमें या तो कोई केमिकल बेंजीन पर अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रोफाइल ही है ना जो बेंजीन पर अटैक कर रहा है, हमने वो रिएक्शन देखे। या कोई इलेक्ट्रोफाइल ये ऑक्सीजन पे अटैक कर रहा है, तो ऑक्सीजन पे भी इलेक्ट्रोफाइल ये अटैक करेगा क्योंकि ऑक्सीजन पे नेगेटिव होता है और यहाँ से हाइड्रोजन रिमूव हो रहा था। तो बेंजीन रिंग की वजह से या OH की वजह से ये इलेक्ट्रोफाइल के रिएक्शन हो रहे हैं, इलेक्ट्रोफाइल तो अटैक कर रहा है। तो क्या फिनॉल अल्कोहल की तरह ये न्यूक्लियोफाइल के रिएक्शन नहीं दे सकता? फॉर एग्जांपल जैसे ये अल्कोहल है और यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल आ गया, फॉर एग्जांपल I नेगेटिव, तो ये कार्बन पर अटैक करता है, और जब इसने कार्बन पर अटैक किया तो OH को यहाँ से निकल के जाना पड़ा, ये I नेगेटिव यहाँ पे अटैच हो गया और जो OH था वो यहाँ से एलिमिनेट हो गया। तो जैसे अल्कोहल ये रिएक्शन देते हैं, इन्हें कहा जाता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल आ रहा है, या I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल, इस पे नेगेटिव है ना, न्यूक्लियोफाइल आ रहा है और ये सब्स्टिट्यूशन हो रही है। ऐसा रिएक्शन फिनॉल क्या दे सकता है कि यहाँ से कोई न्यूक्लियोफाइल आए I नेगेटिव और इस कार्बन पर अटैक करे और यहाँ से OH को निकल के जाना पड़े, ये I यहाँ पे लग जाए और OH लिविंग ग्रुप के तौर पर चला जाए। तो फिनॉल ऐसे रिएक्शन नहीं दिया करता। फिनॉल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, वो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देगा, जिसमें इलेक्ट्रोफाइल या तो ऑक्सीजन पे अटैक करेगा, H को निकल के जाना पड़ेगा, या इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पे अटैक करेगा। स्टूडेंट देखते हैं एसिडिक बिहेवियर ऑफ फिनॉल। तो कुछ प्रॉपर्टीज है फिनॉल की एसिडिक बिहेवियर से रिलेटेड। फिनॉल डिजोल्व इन अल्कलीज, ये अल्कलीज में हल हो जाता है जैसे कि तमाम एसिड हो जाते हैं। डज नॉट इफेक्ट लिटमस, लेकिन लिटमस पे फिनॉल का कोई असर नहीं है। एसिड क्या करते हैं, लिटमस को रेड कर देते हैं ना, ब्लू को, लेकिन फिनॉल नहीं करेगा। डज नॉट इवॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम कार्बोनेट, एसिड क्या करते हैं सोडियम कार्बोनेट से या सोडियम बाइकार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड इवॉल्व करते हैं, फिनॉल नहीं करेगा। फिनॉल की pH कितनी है 5 to 6, नॉर्मली जिसकी pH 7 से कम हो एसिडिक होता है, लेकिन बहुत वीक एसिड है। और फिनॉल का जो Ka है आयनाइजेशन कांस्टेंट 1.6 10⁻⁻10 है, ये बहुत कम है, जो कि जाहिर कर रहा है फिनॉल बहुत वीक एसिड है। स्टिल ये एसिड तो है, वाई एसिड, क्योंकि अल्कोहल में भी तो OH होता है, वो एसिड नहीं होते, फिर फिनॉल क्यों एसिड है? इसकी वजह ये फिनॉक्साइड आइन का बनना है। जब ये H दे देता है तो ये केमिकल बनता है फिनॉक्साइड आइन, और ये फिनॉक्साइड आइन बहुत ज़्यादा स्टेबल है। तो फिनॉल का एसिडिक बिहेवियर इस आइन की वजह से है। अब ये स्टेबल क्यों है?
क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज होता है ना फिनॉक्साइड आयन का, पूरे बेंजीन पे फैल जाता है। ये नेगेटिव यहाँ पे आएगा, डबल बॉन्ड बना लेगा और बेंजीन का डबल बॉन्ड आगे शिफ्ट होकर ये नेगेटिव आ जाएगा। अगले स्टेप में फिर यहाँ नेगेटिव आएगा, अगले स्टेप में फिर यहाँ नेगेटिव आएगा और उससे अगले स्टेप में फिर यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। तो आपने देखा ये नेगेटिव चार्ज पूरे बेंजीन रिंग पे डीलोकेलाइज हुआ और ये फिनॉक्साइड आयन के बहुत ज़्यादा रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स बने। जिस केमिकल के ज़्यादा स्ट्रक्चर बन जाए ना वो स्टेबल हो जाता है। आपने बेंजीन के भी स्ट्रक्चर बनाए थे ना, 5 बने थे, 2 कैकुल वाले, 3 बीवियर वाले। तो फिनॉक्साइड आयन के भी 5 स्ट्रक्चर बने, इसका मतलब फिनॉक्साइड आयन स्टेबल है और स्टेबल होने की वजह से ये बन जाता है और ये बनने की वजह से फिनॉल को H देना पड़ता है और जो H दे वो एसिड बन जाता है। इसकी रीज़न कि फिनॉल क्यों एसिड है, इसकी वजह फिनॉक्साइड आयन की स्टेबिलिटी और स्टेबिलिटी की वजह इसका नेगेटिव चार्ज रिंग में डीलोकेलाइज हो जाना, इसके बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का बन जाना। ऑर्डर ऑफ एसिडिक नेचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बोक्सिलिक एसिड स्ट्रॉन्ग एसिड हुआ करते हैं, उसके बाद फिनॉल, फिर वाटर, फिर अल्कोहल। अल्कोहल में मेथानॉल सबसे स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, उसके बाद प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शियरी। लेकिन फिनॉल में अगर आप देखें तो फिनॉल में हम इसे 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। अगर फिनॉल के साथ कोई ऐसा ग्रुप लग गया जो कि मेटा डायरेक्टिंग है, आपने बेंजीन वाले चैप्टर में तमाम ग्रुप याद किए हैं, इसलिए कोई इशू नहीं, दोबारा अब आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको याद है CN है, CHO है, CCl3 है, COOH है, COR है, NaR3+ है, NH3+ है, NO2 है। ये तमाम मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर ये फिनॉल के साथ अटैच हो गए तो फिनॉल को स्ट्रॉन्ग एसिड बना देंगे। फिर इसके बाद सिंपल फिनॉल, इसके बाद ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। अगर फिनॉल के साथ इन तमाम ग्रुप में से कोई एक अटैच हो गया तो फिनॉल क्या हो जाएगा, वीक एसिड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल ये है नाइट्रोफिनॉल, नाइट्रो ग्रुप कौन सा है, मेटा डायरेक्टिंग। तो नाइट्रोफिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है फिनॉल के मुकाबले में और फिनॉल ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है ये अमाइनोफिनॉल के मुकाबले में। NH2 ग्रुप कौन सा है, ये है जी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग। तो इसकी वजह से ये वीक एसिड हो गया, इवन फिनॉल से भी वीक एसिड हो गया। एक और बात, अगर आप बेंजीन रिंग बढ़ा दें, फॉर एग्जांपल ये एक फिनॉल है जिसमें 3 बेंजीन रिंग है, ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इस वाले से और ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा इस वाले से। तो मैंने आपको फिनॉल के सब्स्टिट्यूएंट का भी बता दिया कि अगर आप मेटा डायरेक्टिंग सब्स्टिट्यूएंट लगा दें तो स्ट्रॉन्ग एसिड, ऑर्थो पैरा लगा दें तो वीक एसिड बन जाता है। और मैंने आपको रिंग के हिसाब से भी बता दिया, जैसे जैसे बेंजीन रिंग बढ़ेंगे फिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड होते जाएंगे, ये वीक फिर ये मजीद वीक। देखें कुछ क्वेश्चन सोल्व करते हैं। प्रिडिक्ट एसिडिक ऑर्डर ऑफ ईच पेयर। हम देखेंगे इनमें से कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड है, कौन सा वीक एसिड है। तो आपने देखना है कि ग्रुप कौन सा लगा हुआ है, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग और ये मेटा डायरेक्टिंग। अगर फिनॉल के साथ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप लग गया तो स्ट्रॉन्ग एसिड बन जाएगा। तो ये नाइट्रोफिनॉल स्ट्रॉन्ग एसिड है मिथाइल फिनॉल के मुकाबले में। यहाँ पे देखें आप दोबारा ग्रुप देखें, COOH, ये मेटा डायरेक्टिंग, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे देखें ये COOH मेटा डायरेक्टिंग, ये OH ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, तो ये वाला स्ट्रॉन्ग एसिड है। यहाँ पे देखें क्लोरीन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, नाइट्रो क्या है मेटा डायरेक्टिंग, तो ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। इस तरह आपने गेस करना होता है इसे।